डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे हैं मसीहा और मैं हूं असद। प्यारे दोस्तों, इससे कबल आप मसीहा की 140 इकसात सुन चुके हैं। अब किस्त 141 मुलाहिज़ा फरमाएं। लेकिन इससे कबल आपसे मोदबाना इल्तमास है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार लाजमन करें। आइए इस दास्तान का आगाज करते हैं। यहाँ एक बार फिर मेरा रोमी की तरफ से दिल बेचैनी महसूस करने लगा। जाने वो कहाँ थी और उसे यहाँ अंदर के हालात मालूम थे कि नहीं। मैंने कहा क्यों से रानी शोभा के साथ बैठे डॉक्टर रमेश की जानिब देखा। वो कुछ पीने में मशगूल था और गाहे बगाहे सामने व्हील चेयर पर टेबल के साथ लिकाए बैठे गौहर शाह और ताज की तरफ देखता जाता था। मैं उनसे नजरें मिलाने से इज्तनाब बरत रहा था क्योंकि मुमकिन था कि रेडीमेड मेकअप के बावजूद वो तीनों मेरी किसी भी शनासा हरकत पर चौंक सकते थे। खाने के बर्तन उमर सीधा चौड़ा मुलाजिम समेटने में लगे हुए थे। पांडे भी वहीं मौजूद मुस्तद खड़ा था। मैं और रोजी गौहर शाह और ताज की व्हील चेयर की जानिब बढ़े। रोजी ने गौहर की और मैंने ताज की चेयर से संभाल ली और रोजी के हक में उसे खींचे ले जाने लगा। मेरा तो दिल कर रहा था कि ताज की व्हील चेयर को करीब नजर आने वाली बालकोनी से नीचे ही धकेल दूं, लेकिन फिर सारा मामला खराब हो जाता। इसीलिए मैं अपनी इस अजली ख्वाहिश पर काबू पाते हुए चलता रहा। व्हीलचेयर्स अगरचे खुदकार सिस्टम से चलती थी, मगर ये दोनों मेहमान थे और इन्हें जहमत से बचाया गया था। रोजी को मालूम था कि इन्हें कौन से कमरे में ले जाकर फेंकना है, इसलिए मैं उसके हक में आहिस्ता आहिस्ता चेयर्स धकेलते चलता रहा। उकता खुला के दोनों एक ही कमरे में सोते थे। कमरा कुशादा और ज़रूरत व आसाइश की हर शय से मुज़य्यन था। हमने आराम से दोनों मरदूदों को इनके बिस्तरों पर लेटा दिया। मैं कनखियों से कमरे का जायजा भी लेता रहा। इनके बेड के साथ बेल के पुश बटन भी झूल रहे थे। एक मौका पर मैंने खास मुआलिज की नज़रों से इन दोनों का जायजा लिया। इनके मनहूस चेहरों पर 12 बज रहे थे। कमजोरी और नकाहत तारी थी। खाना भी लगता था इन्होंने शेर होकर नहीं खाया है। जख्म और दीगर परेशानी वगैरह के एहसासात तले भी इन दोनों की हालत बहुत ही मुस्तरिब हाल मालूम हो रही थी। सेहत गिर चुकी थी। इन दोनों को ऐसी काबिल रहम हालत में पड़े देखकर मेरे दिल को यकदम तस्कीन से मिल रही थी। इनकी हालत मुझे इन भिखारियों की लग रही थी जो पराए दर पर मोहताज बनकर बैठे बल्कि पड़े हुए थे। काश मैं ऐसी हालत डॉक्टर रमेश अग्रवाल की भी कर सकता। बेख्तियार मेरे दिल में यह ख्वाहिश जागी। इन दोनों की जानिब से तसल्ली होने के बाद डॉक्टर रमेश अग्रवाल जो मुझे शायद सूद की सूरत में यहाँ मिल चुका था, मेरा हदफ अब वही था। मैं और रोजी दोबारा डाइनिंग हॉल में आए तो रानी शोभा और रमेश वहां मौजूद नहीं थे। मैंने इधर उधर भी गर्दन मोड़ कर देखा, ना वो थे और ना ही पांडे। उम्र सीधा मुलाजिम जोड़ा भी नहीं था। आओ मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाऊं, रोजी बोली। अब जरा फरागत है। वो मेरी कोई बात सुने बगैर ही मुझे एक तरफ खुले गई। दूसरे गोशे में पहुंचकर उसने राहदारी के दाएं जानिब एक कमरे का दरवाजा खोला और हम अंदर दाखिल हो गए। ये कमरा बस मुनासिब ही था। एक ही आदमी के रहने के काबिल, अलबत्ता जरूरत की हर शय मौजूद थी। एक अटैच बात भी था। बवक्ते जरूरत दबेज कालीन पर गद्दा या मैट्रेस भी बिछाकर दूसरे फर्द के सोने की जगह बनाई जा सकती थी, क्योंकि फोल्डिंग मैट्रेस से दीवार से टिका नजर आ रहा था। मेज कुर्सी भी थी और खिड़की भी जो बाहर कहीं अहाते की जाने भी खुलती थी। मेरा ज़हन एक बार फिर सोचों में मुस्तगर्रक हो रहा। रात बीत चली थी। रानी और रमेश जाने किस कमरे में थे और क्या बातें कर रहे थे, ये जानने के लिए मैं सख्त बेचैन था। यहाँ कम वक्त रोजी को अपनी पड़ी हुई थी। मुझ पर दोहरा वक्त पड़ा हुआ था। एक तरफ मुझे रोजी को राम किए हुए इस छत तले अपना मिशन अंजाम देना था, तो दूसरी तरफ रोजी मुझे राम करने के चक्रों में पड़ी हुई थी। यूं तीसरी जानिब रोजी ही के हवाले से पांडे भी मुझ पर नजरें रखे हुए था। अगर मुझे मजबूरन ही सही यहाँ रात भर के लिए रुकना भी पड़ता तो मेरी तरफ से बददिल हो सकता था। पांडे को भी मैंने बड़ी मुश्किलों से राम कर रखा था। तुम्हारा कमरा बहुत लाजवाब है, लेकिन मेरा ख्याल है मुझे तुम्हारे कमरे की बजाय फिलहाल आज रात किसी और जगह पर रहाइश इख्तियार करनी चाहिए। वो क्यों? रोजी ने सवालिया अंदाज में आंखें सुकेड़ कर मेरी जानिब देखा। मैं पांडे का नाम जुबान पर लाते लाते रह गया, क्योंकि इस नाम से उसे सख्त चिढ़ थी। मैं दोनों ही से बनाकर रखना चाहता था, लिहाजा दरमियानी राह निकालते हुए बोला, कुछ अच्छा नहीं लगता। देखो ना, हम दोनों जवान हैं। मैं मर्द और तुम एक जवान और खूबसूरत औरत हो। तुम बेशक मजबूत किरदार की हो सकती हो, लेकिन मुझे अपने आप से डर लगता है। शैतान आने में देरी कितनी लगती है, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें नाराज कर डालूं। हाय किस्मत, मेरी चालाकी का रोजे पर उल्टा ही असर हुआ। मेरी बात सुनते हुए एकदम मानी के अंदाज में मुस्कुराती हुई खतरनाक हद तक मेरे करीब आ गई। उसकी इस कैफियत से मुझ पर हमेशा की तरह घबराहट तारी होने लगी।
वो बोली, पप्पू मैं तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मनाऊंगी, तुम कोई चिंता मत करो, आखिर को हम एक दूसरे को चाहते हैं ना, ऐसा कुछ हो भी गया तो क्या हुआ, हम तो प्रेमी ही हैं। कहते हुए उसकी आंखों में नशीले डोरे तैरने लगे। पहले मुझे शक था, अब यकीन हो गया कि रोजी को किसी भी रुख से समझाना आबस था, बल्कि मेरी ये कोशिश उल्टी आंते गले पड़ने वाली बात हो सकती थी। मैं से दूर होने के बहाने होले से खनकार कर दीवार से टिके पड़े फोल्डिंग मैट्रेस को उठाने की लपकार बोला, मेरा ख्याल है अब कुछ आराम कर लेना चाहिए। ठीक है, आराम से लेट कर और बत्ती बुझाकर बातें करते हैं, वो जैसे चटखारा मारने के अंदाज में बोली और मैंने हैरत से मुंह खोले और फैली हुई आंखों से उसकी तरफ देखा। वो अपने बेड की जानिब बढ़ी और उसका गद्दा उठाकर उसने मेरे मैट्रेस के साथ ही बिछा दिया। मेरे अंदर यकायक जलजले की सी कैफियत तारी होने लगी। यही नहीं, उसने लाइट भी बुझा दी, एक 0 पावर का बल्ब चलते रहने दिया। हम दोनों लेट गए, मैं खामोश रहा। उसने मेरी तरफ करवट बदल कर और अपना नरम कुताज हाथ अपनी मरमरी बाह समेत मेरे सीने पर रख दिया और बगल के करीब अपना सर टिका दिया। मैं इसी पर ही शुक्र किए रहा और जानबूझकर एक तवील जमाही ली और नींद आने के ऐलान के तौर पर मैंने अपने हल्क से थोड़ी हूँ की भी बेतुकी आवाजें निकालना जरूरी समझा। तुम्हें नींद आ रही है? रोजी ने मेरे बगल के करीब और कान से थोड़ी दूर सरगोशी की। हाँ, आज बड़ी थकन सवार है मुझ पर, रात को भी किसी जनरल स्टोर पर नाइट में ड्यूटी अंजाम दे चुका हूं ना, किसी के बस। तुम हमेशा किसी और ही की ड्यूटी देते हो, एक रिलीवर ही की नौकरी करते रहोगे? रोजी कदरे चिढ़ कर बोली। शुक्र था कि उसके सर से रोमान का भूत कुछ उतरा। मैं बोला, अब ऐसा नहीं होगा, तुमने वादा जो किया है यहाँ मैडम जी के यहाँ मुस्तकिल नौकरी दिलवाने का। हाँ, मैंने फिर जमाही ली और आंखें मूंद ली। रोजी ने कुछ और भी कहा था, मैंने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और बदस्तूर यही तासुर देता रहा जैसे मैं सोच चुका हूँ। बावसफ इसके कि रोजी मुझे कभी कभार होले से हिला जुला भी लेती और मैं सर और चेहरा खुजाने के अंदाज में दूसरी जानिब करवट बदल कर लेट रहा। थकावट का इजहार तो मैं इससे पहले ही कर चुका था, इसलिए मुझे मालूम था कि वो ज्यादा नाराज नहीं होगी। थकी हुई तो वो भी थी, लिहाजा जरा ही देर बाद मुझे उसके भी खराटों की आवाजें सुनाई देने लगी। वो कमबख्त मेरे करीब ही लेटी पड़ी थी। मैं एकदम यूं मैट्रेस पर उठ बैठा जैसे कब्र के अंदर को मुर्दा एकदम जिंदा होकर बैठ गया हो। चंद सानियों तक मैं गिरदो पेच की सुन लेता रहा। हर सू गहरा सकूत तारी था। कमरे में 2 खिड़कियां थीं, एक जो अंदर ही रातारी में खुलती थी वो बंद थी, जबकि दूसरी बाहर की तरफ वो खुली हुई थी। मैं आहिस्तगी से उठा और सबसे पहले बाहर वाली खिड़की की तरफ सामने से आने के बजाय दीवार से पुष्ट टिकाए करीब पहुंचा, चहजे कि कोई इंफ्रारेड दूरबीन आंखों से लगाए न अंदर देखने की कोशिश कर रहा हो। तब उसे मेरी हरकत नजर आ सकती थी। वहां से मैंने थोड़ा साइड में होकर बाहर झांका। वो नीचे कहीं पोर्च और पाए बाग में खुलती थी। मैं वहां से हट गया और फिर दबे कदमों राहदारी में खुलने वाली खिड़की के करीब पहुंचा। वो बंद थी। मैंने उसे बेआवाज तरीके से थोड़ा खोलकर छुरी बनाई और राहदारी में झांका। जहां तक वो मुझे मकदूर भर नजर आई वो सुनसान ही पड़ी हुई थी। मैं हट गया और तब मैंने गुरबा कदमी से दरवाजे की जानिब पेशकदमी की। करीब पहुंचकर मैंने एक जरा गर्दन मोड़कर मैट्रेस पर बेसुध सोई हुई रोजी को देखा। फिर तसल्ली के बाद दरवाजा आहिस्तगी से खोलकर बारीक छुरी बनाकर राहदारी में झांका। जहां तक मेरी नजर गई मैंने राहदारी को सुनसान पाया। मध्यम रोशनी फैली हुई थी। मैं पूरा दरवाजा खोलकर राहदारी में आ गया। यहां हर सू गहरा मगर ठिठका देने वाला सकूत तारी था। जरा ही देर बाद मैं किसी भटकी हुई रूह की तरह दबे पांव हर कमरे की सुनगुन लेता रहा। गौहर शाह और ताज के कमरे में सन्नाटा पाया। एक कमरे में मुझे किसी के होले होले से बातें करने की आवाजें सुनाई दे रही थी। मैं उसी तरफ को लपका और दरवाजे पर कान लगा दिए। आहंग वाजे नहीं हो रहा था, शायद बातें करने वालों का फासला दरवाजे से ज्यादा था। अब मैं दरवाजा खोलकर इनके सामने दो जानों होके इनकी बातें सुनने से रहा। इसका हल मैंने ये निकाला कि कमरे की किसी अंदरूनी खिड़की का इंतखाब किया और इस तरफ को लपका। खिड़की आधी खुली हुई थी और इस पर मुहीन सा पर्दा झुल रहा था। मैंने उसके शीशे के पट पर आहिस्तगी से हाथ रखकर इसे सरकाने की कोशिश की तो वो एक जानिब को हल्की सी ससराहट से हट गया। अब अंदर बैठे अफराद की गुफ्तगू मुझे साफ सुनाई दे रही थी। अंदर सिर्फ 2 ही अफराद मौजूद थे, रानी शोभा और डॉक्टर रमेश अग्रवाल। मैडम, ये बहुत अच्छा मौका है, लेकिन आपकी मदद के बगैर ये मुमकिन नहीं, रमेश मैडम रानी शोभा से कह रहा था। मैं जानती हूँ, मगर ये तो तब ही मुमकिन हो सकता है ना जब शंकर आजाद हो, रानी जवाब में बोली। बल्कि मुझे तो लगता है कि जसवंत राय ने शंकर को पता नहीं अब तक जिंदा भी रखा हुआ है कि नहीं। क्या मतलब? रमेश चौंक कर बोला। आपके उस मुखबरी ने तो आपको मुतल्ला किया था कि शंकर साहब जसवंत राय की कैद ही में है।
लेकिन उसकी हालत मुर्दों से भी बदतर है। जसवंत उससे हर रोज तड़पाता है, उसे मार मार कर अधमवा कर डालता है। अपने भतीजे विजय की मौत ने जसवंत राय को एक जुनूनी और संग दिल इंसान बना डाला है। ओहो, रमेश के मुंह से इस कदर निकल सका। रानी फिर बोली, लेकिन बिग फोर को इसकी इत्तला मिल चुकी है कि शंकर ने जसवंत राय के साथ अपनी जाती मुखासमत में तंजीम को इस्तेमाल किया था। शंकर मेरे लिए तो नहीं, लेकिन बिग फोर्स के लिए बेकार हो चुका है, इसीलिए अब हमारा बिग फोर्स में शामिल होने का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। ये बात की बातें हैं, रमेश बोला। मुझे उसकी आवाज में झुल्लाहट का उनसर महसूस हुआ था। एक बार शंकर साहब जसवंत राय की कैद से आजाद हो जाएं, बाद में खुद मैं बिग फोर्स से इनका मुकदमा लड़ूंगा और इन्हें कायल करके ही रहूंगा कि वक्त की जरूरत के पेश नजर शंकर साहब ही इस वक्त चौथे बड़े की हैसियत रखते हैं, क्योंकि सबका चौथे बड़े की जिंदगी खात्मे के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है और तंजीमी असूलों के मुताबिक वो नेपाल की किसी गुमनाम खमालियाई रियासत की एक मतरूका पकोड़ाई इमारत में अपनी चंद घड़ियों की जिंदगी बिस्तर पर लेट कर पूरी कर रहा है। तुम्हारी अकल को क्या हो गया डॉक्टर रमेश? रानी शोभा बोली। शंकर अधमवा हो चुका है, न जाने वो चलने फिरने और बातें करने के काबिल भी है कि नहीं। इस सूरत में वो बिग फोर्स से क्या बात करेगा? चंदसानी खामोशी तारी रही। शायद रमेश के पास रानी शोभा की बात का जवाब नहीं था। मैं भी धड़कते दिल के साथ खिड़की से कान लगाए हुए था। चंदसानियों की खामोशी के बाद रमेश की आवाज सुनाई थी। मेरा ख्याल तो यही था कि शंकर साहब की बाखैरियत बाजियाबी के बाद हम उनका इलाज करवा सकते हैं। उन्हें सेहतयाब होने में वक्त लगेगा। मैं तब तक बिग फोर्स से राब्ते में रहूंगा। डॉक्टर रमेश, तुम शायद ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो रहे हो। रानी की आवाज उभरी। तुम नहीं जानते शायद कि शंकर जैसा मसला तुम्हारे साथ भी है। बिग फोर्स को तुम्हारी और उस पाकिस्तानी डॉक्टर साहब के साथ जाती दुश्मनी के बारे में इल्म हो चुका है, इसलिए तुम्हारी भी अब बिग फोर्स के सामने कोई हैसियत नहीं रही है। ये आपको किसने बताया? मुझे डॉक्टर रमेश की बौखलाई हुई आवाज सुनाई थी। अपने जिक्र और रमेश के बौखलाने पर मेरे होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट नमूदार हो गई। क्या तुम बिग फोर्स को इतना ही उल्लू समझते हो? वो 7 पर्दों में रहते हुए भी 4 आंखें रखते हैं, 2 आगे और 2 पीछे। मुझे अपने जाती जराए से यह बात मालूम हो चुकी है। मेरा पति शंकर और तुम बिग फोर्स के असूलों से इन्हिराफ कर चुके हो और अब तुम दोनों की इस सिंडिकेट में आम कारकुन से ज्यादा की हैसियत नहीं रही है। इसीलिए कह रही हूं कि बेहतर होगा कि अपनी लंगोट बचाने में आप ये जानो और जैसा चल रहा है चलने दो। मेरे पति शंकर के सिलसिले में तुम कोई मदद कर सकते हो तो? मैडम, दफातन रमेश ने उसकी बात काटी। मैं एकदम से बेचैन हो गया। इन दोनों की गुफ्तगू शायद किसी सनसनीखेज मोड़ पर पहुंचने वाली थी। कतई कलामी की मुआफी चाहता हूं मैडम। इस वक्त T3 और T4 हमारे अहम साथी गौहर शाह के पास मौजूद है। घी अगर सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तो उंगली टेढ़ी करना पड़ेगी। जिसके पास ये दोनों सीडीज मौजूद हैं वही बिग फोर है। बिग फोर्स के राज करदा इस कानून को मैं तस्लीम ही नहीं करता कि हमारी किसी से दुश्मनी ना हो। जब दोस्त रखेंगे तो दुश्मनियां भी पालना पड़ती। ये ठीक है कि हमने तंजीम को इस्तेमाल किया तो क्या हुआ? आखिर हमारा भी तो हक है कि अपने जाती मकासद के लिए अपने दुश्मनों पर हावी हूं। यह हमारी बका का सवाल है। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारी बातों से बगावत की बू आ रही है मुझे। अगले लम्हे मुझे रानी शोभा देवी की मुर्तहिज सी आवाज सुनाई थी, लेकिन मैं एक बात पर चौंके बगैर नहीं रह सका कि क्या गौहर शाह ने इनसे झूठ बोला था कि वो T3 और T4 वाली सीरीज अभी तक उसी के पास है, क्योंकि वो तो रूमी उनके कब्जे से पहले ही उड़ा चुकी थी और इस राज से तो भोला नाथ भी वाकिफ था। भोला नाथ का नाम आते ही मैं चौंके बगैर नहीं रह सका और पल के पल में गौहर शाह की चालाकी मुझ पर वाजे होती चली गई। गौहर शाह इस वक्त इन्हीं के रहमो करम पर था। बिग फोर बनने की दौड़ अपनी जगह, जिससे मुतालिक एक मौका पर मैं भोला नाथ और गौहर शाह के दरमियान होने वाली ऐसी गुफ्तगू पहले भी सुन चुका था, जब गौहर शाह को बिग फोर ने T3 और T4 की अहम जिम्मेदारी सौंपी थी, जिसे शंकर चाकिया के हवाले करना थी। मगर रूमी वो गौहर शाह के कब्जे से उड़ा चुकी थी और इस बात पर भोला नाथ गौहर शाह पर बुरी तरह बरसा था। अब भोला नाथ को ही इस राज का इल्म था कि वो अहम सीडीज उड़ाई जा चुकी है। भोला नाथ तो अब जानू वासिल हो चुका था। यूं अब ये राज सिर्फ गौहर शाह को मालूम था और जरूर उसने अपनी यहाँ पनागाह को तूल देने के लिए इनसे यह झूठ बोला होगा कि वो सीडीज अभी तक इसके पास मौजूद हैं। अब यहाँ इनके दरमियान एक जबरदस्त चक्कर शुरू होने वाला था। डॉक्टर रमेश जैसे बोझी मफाद परस्त और सफाक इंसान से मैं अच्छी तरह वाकिफ था। वो गौहर शाह से वो अहम सीडीज हासिल करने के लिए उसे भी तख्ता मश्क बना सकता था, जैसा कि अभी वो मैडम रानी से कह रहा था। आप ठीक समझी हैं मैडम। अगले लम्हे मुझे रमेश की सनसनाती और ड्रामाई आवाज सुनाई थी।
मैं गौहर शाह की गर्दन दबोच कर इसके कब्जे से सीडीज हासिल करूंगा। शंकर साहब को हम छुड़ा लेंगे। इसके बाद 2 बड़े तो हम इन सीडीज की बदौलत बन ही जाएंगे। रहे बाकी 3 बड़े तो इनसे सौदा करने में क्या देर लगेगी। बहुत खतरनाक और बेवकूफ़ी पर मबनी चाल है तुम्हारी, रानी बोली। इसकी आवाज में अब भी थरथराहट थी। बिग फोर्स तुम्हारी और शंकर की गोशमाली के लिए अपने खतरनाक विंग ब्लैक सर्कल को हरकत में ले आएंगे और कोई बात नहीं इन्हें वो एक्शन में ला भी चुके हों। फिर न तुम्हें पनाह मिलेगी न शंकर साहब को, वो मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैंने महसूस किया कि रानी शोभा देवी की इस बात पर रमेश को एक चुप सी लग गई थी, लेकिन जरा सी देर बाद ही उसकी मानी खेज आवाज उभरी। वो ऐसा नहीं कर सकते। इन दोनों सीरीज की अहमियत से शायद आप पूरी तरह वाकिफ नहीं हैं मादाम। आप अगर मेरा साथ देने का वादा करें तो इस अजीम सिंडिकेट के हम दोनों भी बड़े बन सकते हैं। स्वर्गबाज डॉक्टर सर्जन अमरनाथ के साथ मैं एक तवील अरसा रहा हूँ। अमरनाथ को तो आप भी नहीं भूली होंगी, वो आपके साबका शौहर रह चुके हैं। यही वो वाहिद आदमी थे जो सिंडिकेट में इन बिग फोर्स के करीबी साथी और राजदां जाने जाते थे। इस मूर्ख का नाम मेरे सामने मत लो रमेश, न ही उसे स्वर्गबाज कहो। वो नर्कवास हो चुका, कहानी खत्म हो गई। रानी के अंदाज में इंतहाई नफरत और अनाद भरा हुआ था। अलबत्ता मैं इस बात पर चौंके बगैर नहीं रह सका कि रानी शोभा देवी इस मरदूद और जहन्नुम वासिल अमरनाथ की भी बीवी रह चुकी थी। यूं तो फिर शंकर साहब ने भी कौन सी आपके साथ वफा की है। वो तो उस जवान उम्र हसीना से शादी करने वाले थे, बल्कि कर चुके थे। रमेश ने तंजन कहा, इसीलिए तो कह रही हूं कि शंकर का चैप्टर क्लोज कर दो और आगे की सोचो। इस वक्त सिर्फ तुम और मैं हैं बस। उसकी बात ने मुझे चौंका दिया। यहाँ एक नई खिचड़ी पक रही थी। इनकी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब आश्कार हो चुका था। यही तो मैं भी चाहता हूँ मादाम, रमेश ने नहायत मौदबाना अंदाज में कहा। अब मेरा साथ दो। चौथे बड़े के करीब उल मर्ग पहुंचने के बाद 3 बड़े बचे हैं। वो तीनों इस वक्त कहाँ हैं ये सिर्फ मैं जानता हूँ। तो फिर अब तक तुम इतनी मकारी से काम क्यों ले रहे थे? शुरू में ही सीधी बात कर डालते। इतना घुमाने फिराने की क्या जरूरत थी? रानी शोभा के मानी के अंदाज में तंज भरी आवाज उभरी। मैं दरअसल देखना चाहता था कि शंकर साहब के बारे में आप अब क्या जज्बात रखते हैं। रमेश के भी उसी अंदाज में जवाब देने की आवाज आई। दोनों ही मक्कार थे। शंकर की बरामदगी तो संसार का दिखावा था और जसवंत राय पर यह बावर कराना कि हमें सब मालूम है, ताकि वो बाद में हमसे अड़ने की कोशिश ना करे। एक जरा मुतवक्किफ होने के बाद रानी शोभा की आवाज दोबारा आई। तुम 3 बड़ों की मौजूदगी की बात कर रहे थे। मैंने भी बताया कि चौथा बड़ा तंजीमी असूलों के मुताबिक नेपाल की किसी गुमनाम खमालियाई रियासत की एक मतरूका पकोडाई इमारत में अपनी चंद घड़ियों की जिंदगी बिस्तर पर पूरी कर रहा है। रमेश बताने लगा। बाकी 3 बड़ों ने वहां अपने चंद करीबी साथियों, जो यकीनन बकौल आपके ब्लैक सर्कल ही के हो सकते हैं, किसी फैसले पर पहुंचने के लिए एक इज्तिमा करना चाहते हैं। अगर किसी तरह हम अपने जंगजू साथियों के साथ वहां हल्ला बोल दें तो इस अजीम सिंडिकेट की बाग हमारे हाथों में आ सकती है। ठीक इसी वक्त एक आहट पर मैं चौंका और खिड़की से दूर हट गया। मेरे अकब में एक साया लहराया था। मुझे उसकी झलक ही नजर आ सकी थी। वो मुझे मुतवज्जा पाकर तारीकी में सिरक गया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं भी दबे पांव उसकी जानिब लपका। मुझे खदशा था कि कहीं ये पांडा ना हो और मेरी मशकूक नकलो हरकत को जांचने की कोशिश न कर रहा हो। इसी सुबह मेरे दिल में ख्याल उभरा कि मैं इसका ताक़ुब करने के बजाय अपने कमरे की राह लूं, लेकिन दूसरे लम्हे तजस्सुस ने मुझे रोक लिया। मैं एक चक्कर देकर उसकी जानिब घूमा और राहदारी की दीवार से चिपका हुआ उससे हिम्मत बढ़ा। जल्दी वो साया दिखाई दे गया। मुझे हैरत हुई कि उस पुरस्रार साए की चाल अजीब और इंतहाई सुस्त थी, यूं जैसे कोई जख्मी शख्स मकदूर भर चलने की कोशिश कर रहा हो। चीमें तो आई कि बढ़कर इसे झपट लूं, लेकिन मैं इस पोजीशन में नहीं था कि ऐसा कुछ करता। लिहाजा मैंने उसका ताक़ुब करना ही बेहतर जाना। जल्दी मुझ पर उकदा खुला कि वो पांडे था, क्योंकि लम्हा भर के लिए एक ख्याल उसका भी मुझे आया था। ईसाई का रुख इस कुशादा से कमरे की जानिब था जहां गौहर शाह और ताज को रखा गया था। यक बयक मेरे रगे पैर में सनसनी तोड़ती चली गई। मेरे सनसनाते ज़हन में एक ख्याल क्लिक हुआ। क्या ताज भी मेरी तरह रानी शोभा देवी और डॉक्टर रमेश अग्रवाल की बातें सुनता रहा था? अगर ऐसा था तो यहाँ किसी भी वक्त एक बड़ी गड़बड़ होने वाली थी, क्योंकि गौहर शाह और ताज की बका का मामला था।